राजस्थान में बीजेपी की जीत के बाद मुख्यमंत्री को लेकर मंथन शुरू। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और अर्जुन राम मेघवाल रेस में सबसे आगे। गजेंद्र शेखावत और दिया कुमारी के नाम पर भी लग सकती है मुहर। मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर नतीजे आज। रुझानों में जेपीएम के बहुमत के आंकड़े को किया पार। एमएनएफ 10 सीटों पर सिमटी, बीजेपी को 2 तो कांग्रेस को महज 1 सीट। तेलंगाना में जीत के बाद कांग्रेस में मंथन जारी। विधायक दल की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष करेंगे सीएम पद का फैसला। साइक्लोन मिचोंग के चलते चेन्नई में भारी बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात। एयरपोर्ट के रनवे पर भरा पानी। रात 11 बजे तक बंद की गई सभी उड़ानें। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की सदस्यता बहाल। सभापति जगदीप धनखड़ ने राघव चड्ढा का निलंबन किया रद्द। फर्जी हस्ताक्षर मामले में की गई थी सदस्यता। नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे घटना सिरोही की है, जहां जीत के जश्न में घर के बाहर पटाखे छोड़े जाने से एक बाइक में आग लग गई। इतना ही नहीं, पथराव की खबर भी सामने आई है, जिसके बाद होम केयर शंकर दिवासी ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। सूचना मिलने पर शिवगंज पुलिस ने पूर्व विधायक के आवास पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। वहीं पूर्व विधायक ने इस घटना को निंदनीय बताया और पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मकराना के नवनिर्वाचित विधायक जाकिर हुसैन गैसावत का स्वागत करने जनता की होड़ मची हुई है। सुबह से ही उनके आवास पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम नागरिक पहुंचकर उन्हें बधाई दे रहे। बता दें कि मकराना से कांग्रेस के प्रत्याशी जाकिर हुसैन गैसावत ने 29,314 वोटों से भाजपा प्रत्याशी सुमिता भीचर को मात दी है। मैं मकराना की विधानसभा की जनता का, शहर व ग्रामीण का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सबसे पहले बात जो 25 तारीख को मतदान हुआ, उस मतदान में साबित कर दिया कि लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया और बहुत ही शांतिपूर्वक कांग्रेस को लोगों ने मतदान किया, चाहे शहर हो या ग्रामीण हो। उसी से आकलन हो गया था कि मकराना की सीट हर आदमी के मुंह पे 20,000 जीतने को 30,000, मैंने भी यही कहा था 30,000 वोटों से करीब हमारी जीत होगी। जब हमारे मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया था बीच में 4-5 दिन पहले, उन्होंने भी मुझे पूछा था क्या स्थिति है। मैंने कहा साहब वैसे 20,000 तो कम से कम है, 30,000 तक अपन जीतेंगे। बहुत खुश हुए थे वो, और ख़ास तौर पे मैं जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया है। और मैं ईश्वर अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनके विश्वास पे मैं खरा उतरूँगा। चाहे सरकार अभी किसी की बनी नहीं, किसी की भी आए, जनता के लिए हम लड़ेंगे, अधिकारों से लड़ेंगे, चाहे मंत्री से लड़ना पड़ा लड़ेंगे। और इनको वाजिब कामों की हम इनकी जो मांग है हम। धार्मिक नगरी अजमेर की पहचान सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाब की दरगाह या ब्रह्मा के पुष्कर से ही नहीं, बल्कि यहाँ से खान पान से भी बनी हुई है। और जब मौसम को पता चले मौसम में ठंड हो तो यहाँ की गजक रेवड़ी और तिल की पट्टी को खाए बिना कोई नहीं रहता। मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ ही गजक रेवड़ी की मांग भी बढ़ने लगी है। अजमेर शहर के तकरीबन हर क्षेत्र में दुकानों पर गुड़, शक्कर की गजक आदि के पैकेट नजर आने लगी है। हालांकि कीमतें बढ़ने के बावजूद इन उत्पादों की बिक्री शुरू हो गई है। अजमेर में करीब 20 से 30 प्रमुख दुकानें हैं, जहां सर्दी में गुड़ और तिल के उत्पादों की जमकर बिक्री होती है। भाई साहब अभी गजक का सीज़न तो आ गया है, लेकिन क्या है सर्दी बहुत लेट चालू हुई है। अभी समझो दिसंबर महीना जो उससे 5-10 दिन पहले ही सर्दी चालू हुई है। वैसे सीज़न तो क्या दिवाली से पहले चालू होता है, लेकिन जो तेज़ी तो वो है ही नहीं। और दूसरी बात, इस बार भाव इतने तेज़ हैं। तिल्ली पिछली बार से 60-60 रुपये किलो महंगी है, गुड़ महंगा है, चीनी महंगी है। तो जो कमाई है वो अब दमदार रही नहीं, और सिर्फ कहने को काम सीजनल रह गया है। बाकी व्यापार तो ठीक है। अब जैसे अभी सीज़न चालू हुआ है तो उसमें बहुत सारे टाइप की हम गजक बनाते हैं। जैसे कुरकुरी गजक आती है, बर्फ़ी गजक आती है, मुरैना गजक आती है, पिस्ता गजक आती है, देसी घी की आगरा की पट्टी गजक आती है, पंजाबी रेवड़ी आती है, गुड़ के लड्डू आते हैं, चीनी के लड्डू आते हैं, मरोड़ी गजक आती है, बठिंडा गजक आती है, बठिंडा की चिक्की आती है, पिस्ता चिक्की आती है। मतलब कम से कम 30-32 टाइप की गजक हम बनाते हैं।
कोटा बूंदी रेलखंड के तीर्थ स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। सूचना पर कोटा से पहुंची दुर्घटना राहत ट्रेन ने मालगाड़ी के डिब्बों को पटरी पर चढ़ाने का प्रयास किया। फिलहाल दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चला है। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं अधिकारियों ने बताया कि मालगाड़ी में कोयला भरा हुआ था। यह थर्मल पावर स्टेशन जा रही थी। इस घटना में डिब्बों के साथ रेल पटरियां भी बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। बाड़ी के उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के पवसुरा गांव में एक नवविवाहिता का शव कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला। घटना के बाद घर में मौजूद ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे फंदे से उतारा और जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने विवाहिता को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं लड़की के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज करने की रिपोर्ट दी है। शिवानी इसका नाम है, लोकेंद्र की पत्नी है, उम्र 20 साल है, शादी को 1 वर्ष हुए हैं और पवेसरा गांव में इसकी ससुराल है। पीहर इसका बिलावली है, थाना खैरागढ़, जिला आगरा। और सूचना मिली थी कि 4 बजे कल शाम को फांसी लगा ली है। फिर इसे अस्पताल ले गए थे। उसके बाद में रास्ते में ही मृत घोषित हो गई थी और हॉस्पिटल नहीं पहुंची थी। मधौल वापस ही ले आए थे और घर वालों ने खुद ने ही उतारा था। राजधानी जयपुर की हवा महल सीट से चुनाव जीतने के बाद स्वामी बाल मुकुंद आचार्य एकदम से एक्टिव मोड में आ गई हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, आज बाल मुकुंद आचार्य के परकोटे इलाके में अवैध नॉनवेज की दुकान लगाने वालों के आड़े हाथों लिया है और नगर निगम के अधिकारियों तक को जमकर लताड़ लगाते हुए ऐसी तमाम दुकानों को 12 घंटे में हटाने के आदेश दे डाले। स्वामी बाल मुकुंद आचार्य ने क्षेत्र का दौरा करते हुए एक नॉनवेज होटल के मालिक को उन्होंने कहा, आंखें मत दिखाना, बाबा बवाल है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर नवतेज टीवी ने स्वामी बाल मुकुंद आचार्य से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। आज स्वामी बाल मुकुंदाचार्य मिशन पर निकल चुके हैं और सुबह से ही सोशल मीडिया पर वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं कि बाबा एक्शन मोड में है। स्वामी जी किस मिशन पर थे आज? क्या है, हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अतिक्रमण कब्जा हो गया। 40-40 फीट का कब्जा है। पूरे जलमहल को कब्जा कर लिया, जलमहल के आसपास कब्जा कर लिया और ये हो रहा है ना। और साथ में यहाँ पर अवैध बूचड़ खाने चल रहे हैं। नॉनवेज के जो काम उनके पास लाइसेंस नहीं है, रोड पे काटते हैं, रोड पे बनाते हैं, रोड पे बेचते हैं। फिर हमारे पास शिकायत थी सफ़ेद मांस के नाम से गाय का मांस भी बेचा जा रहा है। तो आज हमने अधिकारियों को कहा है कि इनके लाइसेंस चेक करो और ये कहाँ तक नियम अनुरूप काम कर रहे हैं, ज़रा ये पता करो। 2-4 जगह गए तो कुछ लोगों ने पत्थर फेंके और कुछ अभद्र टिप्पणियाँ की उन्होंने, तो हम लोग आ गए यहाँ पर। कोई डेडलाइन आपकी तरफ से दी गई? हाँ, मैंने अधिकारियों को निवेदन किया है कि आप आज इसका पूरा इंक्वायरी करें और सत्यापन करें कि ये लाइसेंस है, बिना लाइसेंस है, क्या क्या बेच रहे हैं, क्या नहीं बेच रहे और रोड पर क्यों बेच रहे हैं। एक पप्पू कसाई का आपने जिक्र करा, वो साहब खुद भी कई अवैध बूचड़ खाने यहाँ चला रहा है और अवैध बूचड़ खाने चला के कई सरकारी ज़मीनों पर कब्जा भी उसने कर रखा है। उसका भी संरक्षण है, यहाँ माफिया टाइप का व्यक्तित्व है और उसका संरक्षण है ऐसे कामों पे, तो इसीलिए उसने समझौता किया था अशोक गहलोत साहब से। स्वामी जी एक आखिरी सवाल है, जिस हिसाब से आपने अभियान छेड़ा था, मंदिरों जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो तोड़ दिए गए हैं, जिनकी हम कह सकते हैं उनको बर्बाद किया जा रहा है, उनको वापस से सुधारने का आपने बीड़ा उठाया था और अब क्या हम मान लें कि मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा, मूर्तियों को पुनः प्रतिष्ठित किया जाएगा, वहाँ की पूजा सेवा सुचारू चले, ये काम हम करेंगे और इस काम का हम लोगों ने पूर्व में संकल्प लिया हुआ है। और आज भी जिन बूचड़खानों की बात आई है, उनके लिए बहुत सारी माताएं हमारे क्षेत्र की पहले इकट्ठी होकर आई, उन्होंने हमें जगह बताई, तब जाके मौके पे गए। बाकी हमारे को क्या पता था कहाँ क्या हो रहा है, हम तो ऐसी जगह कभी गए ही नहीं। आज इसलिए गए कि उन माताओं ने कहा कि यहाँ पर इस प्रकार के अवैध काम चल रहे हैं, हमारा निकलना मुश्किल कर रखा है। गली गली पे, कोने कोने पे, रोड के ऊपर वो काटता है, वहीं बेचता है, वहीं जीव को पकड़ता है, वहीं काटता है, फिर वहीं, तो वो किस प्रकार के काम साहब ओपन में नहीं हो सकते। आप लाइसेंस लेके नियम अनुरूप करो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, आपका काम आप करो, लेकिन हमारे यहाँ पर ओपन में इस प्रकार का काम नियम नहीं है तो आप नहीं करोगे। छोटी काशी की गद्दी पे क्या हम एक संत को बैठता हुआ देख पाएंगे? अपरा काशी पर मैं हूँ, यहाँ पर हवा महल में मैं हुई, विधायक के रूप में आ ही गया हूँ। सनातनियों लोग पहले से जानते हैं, मेरे अध्यात्म मार्ग से मुझे सब परिचित हैं, तो हम तो यहाँ सेवा में आ ही गए हैं। ये कोई गद्दी थोड़ा ही है, ये तो सेवा का काम है साहब।
विधायक का पद मिलना कोई राजा थोड़ा ना बन गए। विधायक का पद जो है उससे पहले तो मेरे पास पद पहले से ही है। मैं एक अध्यात्म गुरु हूँ, मेरा मान सम्मान है, खूब लोग मुझे सम्मान प्रेम देते हैं। अब विधायक का बना हूँ तो मेरे पास सेवा का पद मिला है, तो मैं सेवा के काम के लिए आया हूँ। मुझे और कोई पद प्रतिष्ठा की लालसा नहीं है। ये तो हमारे साथ स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी ने साफ तौर पर कह दिया कि किसी प्रकार के पद की इन्हें लालसा नहीं है और जो मिशन इन्होंने पिछले करीब कई सालों से इन्होंने छेड़ रखा है उस मिशन की पूर्ति अब धीरे धीरे होगी और छोटी काशी अपने पुराने स्वरूप में लौटेगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। राजस्थान में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद प्रदेश भर में जश्न का माहौल बना हुआ है। हालांकि प्रदेश में बीजेपी के कई कैंडिडेट के सपने चकनाचूर हो गए। बीजेपी के चंद्र मनोहर बटवाड़ा को किशनपोल से प्रत्याशी अमन कागजी के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के कांटे की टक्कर देखी जा रही थी, लेकिन जैसे ही मतपेटी खुली तो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो गया, जिसमें कांग्रेस के अमीन कागजी ने भारी मतों से जीत दर्ज की। इसी मौके पर नवतेज टीवी संवाददाता शिवानी शर्मा ने खास बातचीत की और साथ ही नवतेज टीवी की ओर से बधाई भी दी। अपनों के भारी विरोध और पीएम मोदी के सफल रोड शो के बाद किशनपोल से दूसरी बार विधायक चुने गए अमीन कागजी आज नवतेज टीवी के साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप विधायक के रूप में आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर, आपने जीत हासिल की है इस बार? देखिए, मैं तो पहले दिन से आशान्वित था। न तो मैं कभी टिकट के लिए विचलित हुआ। मुझे पता था कि मुझे टिकट में तकलीफ़ नहीं है। ना कभी मैं अपनी जीत के लिए मेरे मन में संशय था। उसके कुछ रीज़न हैं। हम जब सारा समय विधानसभा क्षेत्र में गुजारते हैं तो हमें लोगों की पल्स पता होती है, लोगों के सेंटिमेंट्स और लोगों का जो व्यवहार है उससे पता चलता है कि आप कहाँ खड़े हैं। हर आदमी की आंख में एक चमक देखी जाती है। अगर वो चमक आपके प्रति नहीं है किसी आदमी की, तो आप समझिए कि आप उसके नेता नहीं हैं, आपको उसने पसंद नहीं किया है। तो जब हम 5 साल से इस एरिया में घूम रहे थे तो हमें ये बात पता थी। दुनिया तमाम पोलराइजेशन हुआ, प्रधानमंत्री जी आए, 1.5 साल घूम के गए, 1.5 घंटे तक घूम के गए अकेले। मतलब सीधे एयरपोर्ट से आए, किशनपोल में आए और किशनपोल से वापस एयरपोर्ट से चले गए। तो आप ये देखिए कि उनके लिए इस किशनपोल विधानसभा की सैंक्टिटी क्या थी। वो क्या सोच रहे थे कि किशनपोल विधानसभा क्षेत्र एकमात्र ऐसा संदेश देने की कोशिश करी कि इसको जीत लो, सब जीत लेंगे, और वहीं हार गए। इससे बड़ी और क्या बात? जानना चाहेंगे कि बीजेपी से आपके सामने एक कमज़ोर कैंडिडेट खड़ा हुआ था, तो कहीं ना कहीं क्या आपको उसका कह सकते हैं कि उसका आपको फ़ायदा मिला है, आपकी जीत में उसको फ़ायदा मिला है? मैं इस बात को मानता नहीं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कैंडिडेट दोनों के समावेश से एक कैंडिडेट बने थे। डबल ताकत की, डबल इंजन की बात कर रहे थे कि हम डबल इंजन से जीत रहे हैं। ताकत डबल इंजन की थी उनकी। दोनों इंजन फेल हो गए उनके। दोनों इंजन, आरएसएस भी फेल हो गई और भारतीय जनता पार्टी भी फेल हो गई। सर, इन 5 सालों में आपने अल्पसंख्यक के साथ बहुसंख्यक में भी आपने अपनी बड़ी पहचान बनाई है, तो क्या लगता है इस बार बहुसंख्यक अल्पसंख्यक दोनों ने मिलकर आपको जिताया? 100% मुझे आज भी 20% मत जो हैं वो बहुसंख्यकों ने दिए हैं। हमने मंदिरों का काम करा, हमने स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए, सड़कें बनाई। सबके लिए तो बनाई, कोई एक आदमी के लिए थोड़ी बनाई हमने। इसलिए उनका विश्वास था और मुझे तो पहले दिन से लग रहा था कि ये सब लोग वोट देंगे मुझे, और दिए उन्होंने। सर, कई बड़े चेहरे थे जैसे कि प्रताप सिंह जी, उनको हार का सामना देखना पड़ा, तो क्या कहना चाहेंगे इस बार उनके काम में कहीं ना कहीं कमी रह गई या कांग्रेस सरकार ने अपने काम में कहीं ना कहीं कमी करी है? देखिए, 24 घंटे निकल के रिजल्ट आए हुए। इस सवाल का जवाब तो प्रताप सिंह जी बेहतर देंगे, क्योंकि मैं तो 20 दिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा हुआ था। मुझे इस बात का आइडिया नहीं है कि उनके साथ, उनके इलेक्शन लड़ने में क्या रहा, उनके साथ लोगों ने क्या किया। अब जब बैठेंगे, जब उनसे चर्चा होगी। सर, जानना चाहेंगे कि बाबूलाल जी ने अपना जो हार का ढीकरा है वो पायलट जी के सर पे फोड़ा है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, कोई फ़ायदा नहीं किसी पर आरोप लगाने से। क्या फ़र्क, क्या क्या
इन चीज़ों का तुक क्या है ये बताइए आप। ये जो बातें इतने परिपक्व नेता के मुंह से सुननी जाती हैं तो अच्छा नहीं लगता। ये बिल्कुल निराधार बात है कि किसने कौन हरा कौन किसको हराएगा। अगर हारोगे तो आप अपने कर्मों से हारोगे, जीतोगे तो आप अपने कर्मों से जीतोगे। सर अगर बात करें सीएम के ओएसडी की तो उन्होंने भी कल ट्वीट करा है कि पुराने पत्ते जब तक झड़ेंगे नहीं तब तक नए पत्ते कैसे आएंगे। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है या मीडिया को भी ऐसा लग रहा है, जनता को भी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सरकार को अंदेशा था कि हम इस बार जानने वाले हैं। अगर उनको टिकट मिल जाता तो सारे पत्ते नए हो जाते। ये कोई बात होती है क्या? 4 जगह 6 महीने में पूरे राजस्थान में 6 जगह विधानसभाओं में घूम के आ चुके वो, यहाँ से लड़ लूँ, यहाँ से लड़ लूँ, वहाँ से लड़ लूँ। जब कोई आदमी का कोई बेस ही नहीं है और आप इतने गरिमामय पद पे बैठे हो, मुख्यमंत्री जी का सारा काम देख रहे हो, तो सब्र तो करे आदमी। मतलब वो अगर वो पत्ते नए पुराने की जो बातें कर रहे हैं, उनको टिकट मिल जाता तो पुराने पत्ते झड़ जाते और वो नए बहुत बड़ा एक अपने आप को विशाल पेड़ बना लेते। वो बेतुकी बातें करते हैं लोग बाग, कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। इलेक्शन को टिकट मिलता 25 दिन पहले बोलते ना ये बात, फिर क्यों नहीं बोले? क्यों लगे रहे मुख्यमंत्री जी के साथ में? इस्तीफा दे के चले जाते वहाँ से। शर्म नहीं आती इन लोगों को, बकवास करते रहते हैं। सर जानना चाहेंगे कि अब आपने वापस से किशन पोल से जीत हासिल करी है, क्या कुछ आगे कार्यप्रणाली रहेगी, लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे? क्योंकि अब भाजपा सरकार आ गई है तो कहीं ना कहीं हमेशा ये होता है कि भाजपा सरकार ने भाजपा सरकार के राज में कांग्रेस सरकार काम नहीं कर पाई, तो इस बार क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अब वो करना चाहिए जो हमने हमारी योजनाएं शुरू करी है। लोगों ने बहाव में आके और एक सनातन के नाम पर, सनातन की ये जो बात कर रहे थे, 300 साल मुगल राज कर गए, सनातन को तो तब खतरा नहीं हुआ। उस मुगलों ने तो कुछ नहीं बिगाड़ पाए, सनातन खत्म हुआ था। ये सनातन खत्म हो सकता है? सनातन का मतलब जानते हैं ये लोग जो बातें करते हैं? सनातन क्या है? सनातन तो जीवन जीने की शैली है, उसको ख़त्म कर सकते हैं आप? ज़बरदस्ती मकड़ जाल में फंसा दिया लोगों को। जब उनको पता चलेगा 6 महीने में कि हमारी चिरंजीवी बंद हो गई, हमारा एक्सीडेंट बीमा ख़त्म हो गया, हमारे को पेंशन नहीं आ रही, हमारे को राहत सामग्री नहीं आ रही, फिर कर्म फोड़ेंगे अपना कि ये क्या कर लिया हमने। और देखना लोकसभा के इलेक्शन में पता चल जाएगा लोगों को। सर कल रिजल्ट आए मतगणना के दौरान, तो लास्ट तक ये था कि जीत हार का फैसला हो नहीं पा रहा था, तो इस दौरान आपको क्या लग रहा था कि आपको जीत मिलेगी? देखिए, मैं तो लास्ट में साइन करने गया था, मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता था कि मैं 100% इतने मतों से जीतूंगा। 200-400 वोटों का इधर उधर जरूर हुआ है, लेकिन जो मेरा आइडिया था उसमें सटीक उतरे हम। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार रिवाज तो नहीं लेकिन राज ज़रूर बदल गया है। अब देखना ये होगा कि कल विधायक बैठक में क्या कुछ नया निकल के आता है। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मैं शिवानी शर्मा, नवतेज टीवी, जयपुर। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और आखिरकार सत्ता परिवर्तन का जो रिवाज था वो कायम रहा। बीजेपी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर प्रदेश को भगवा रंग में रख दिया है। वहीं राजस्थान के हॉट सीट कहे जाने वाले आदर्श नगर विधानसभा सीट में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बता दें, रफीक खान ने आदर्श नगर विधानसभा सीट से 1 लाख से अधिक मत पाकर जीत हासिल की है। इस मौके पर नवतेज टीवी संवाददाता शिवानी शर्मा ने रफीक खान से खास बातचीत की। हार जीत के नतीजे के बाद जहां राज बदल गया, वहीं जयपुर की हॉट सीट आदर्श नगर पे रफीक खान ने दोबारा अपनी पहचान बनाई। कह सकते हैं कि भारी मतों से जीत हासिल करके दोबारा रफीक खान वापस आए हैं। सबसे पहले तो रफीक खान जी, आपको नवतेज टीवी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे क्या कुछ खास रहने वाला है और इस जीत का श्रेय आप किसको देंगे? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। जीत का श्रेय अगर अपन बात करें तो मैं सबसे पहले ये कह सकता हूँ कि जीत का श्रेय न केवल पार्टी को बल्कि जो आदर्श नगर की जनता है उनको, और ख़ास तौर से जो कार्यकर्ता मेरे साथ लगे, यार दोस्त लगे, हमारे पूरे कार्यकर्ताओं को, सबको मैं इसका श्रेय देता हूँ। और ये मानता हूँ कि बिना कार्यकर्ताओं के, बिना टीम वर्क के कोई भी जीत हासिल नहीं होती। बहुत अच्छे से
और पूरे साथियों ने सब ने मिलजुल करके एक जाजम पे एक मंच पे आके चुनाव लड़ा और हम यहाँ से चुनाव में हमें कामयाबी मिली। चुनाव में कामयाबी मिलना एक अलग बात है, लेकिन आप जीतो और पिछली बार से ज़्यादा वोट भी मिले और पिछली बार से ज़्यादा मार्जिन भी बढ़ जाए, जब ये लग रहा हो कि पूरे राजस्थान में वेव आपके खिलाफ है, उस समय में अगर आप ज़्यादा वोट मिल जाते हैं और आप ज़्यादा वोटों से जीत जाते हो, आपका जीत का अंतर भी बढ़ता है, तो इससे बढ़िया खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। मैं कह सकता हूँ कि ये जीत पूरी पूर्णतः कार्यकर्ताओं को समर्पित है। सर 1 लाख से अधिक वोट आपको मिले हैं और 1300 के लगभग नोटा पे भी बटन दबाया गया इस बार, तो क्या कहना चाहेंगे कि इस बार जनता को बीजेपी और कांग्रेस दोनों के कैंडिडेट पसंद नहीं आए? 1300 बहुत थोड़ा सा नंबर होता है। 1300 के नंबर को लेके अपन सवाल करें तो कोई सवाल जस्टिफाइड नहीं होता। ऐसा होता है हर विधानसभा में। कुछ लोग जाते हैं जो डेवलपमेंट या काम या पार्टी और पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हट के वोट करना चाहते हैं पर्सनल चॉइस पे, और फिर उनकी कोई चॉइस नहीं होती तो वो नोटा दबा जाते हैं। कुछ लोग अपने विवेक से भी नोटा दबा देते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि नोटा नहीं दबना चाहिए, वोट पड़ना चाहिए, आइदर किसी के फेवर में या किसी के खिलाफ। डेवलपमेंट को वोट मिलना चाहिए, काम को वोट मिलना चाहिए। हिंदुस्तान की राजनीति में अभी जो मैं देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सांप्रदायिकता हावी हो चुकी है, और चुनाव समाज में सांप्रदायिकता हो वो तो समझ में आती है, लेकिन चुनाव में सांप्रदायिकता आ जाए तो इससे ज़्यादा ख़राब बात नहीं हो सकती। हमारे इतिहास में कभी ऐसा नहीं रहा, और जब जब भी सांप्रदायिक ताकतें हावी हुई है तो आप ये मानिए कि फिर एक दौर आया है जिसमें लोगों ने कास्टिज्म से और इससे अलग हटके, चाहे वो राजे महाराजाओं का टाइम हो और चाहे वो आज़ादी के बाद का समय हो, हमेशा सेकुलर ताकतें पावर में रही है। और मुझे विश्वास है हम पहले अंग्रेज़ों से भी लड़े, मुग़लों से भी लड़े, आज फिर वो समय है, हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, सांप्रदायिक ताकतों से लड़ रहे हैं, और लड़के फिर से हम सेकुलरिज्म की राजनीति को बहाल कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। देश की आबादी का 1% को आप इग्नोर करो, उसको आप बोलो कि इस जाति को हम टिकट नहीं देंगे, इस कम्युनिटी को हम टिकट नहीं देंगे, हम राजस्थान में नहीं देंगे, हम मध्य प्रदेश में नहीं देंगे, हम हिमाचल में नहीं देंगे, हम मिजोरम में नहीं देंगे, हम छत्तीसगढ़ में नहीं देंगे, और फिर आप कहते हो कि हम हिंदुस्तान की आवाम के दिलों में राज करना चाहते हो, तो वो राज नहीं कर सकते हो आप खाली नफ़रत बो सकते हो, नफ़रत के बीज बो सकते हो। हिंदुस्तान की संस्कृति में तमाम जातियां, तमाम धर्म के लोग एक साथ एक माला की तरह पिरोए हुए हैं, आप उनको अलग नहीं कर सकते हो। और जब जब किसी ने अलग करने की कोशिश की है वो खुद ही अलग हो गया है। तो ये कोशिशें ऐसा नहीं है कि पहली बार हुई है, ये आदिकाल से होती आ रही है, लेकिन फिर दौर आए हैं और फिर से सेकुलरिज्म एस्टेब्लिश हुआ है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि फिर से वही दौर आएगा और ऐसी ताकतें बाहर होगी। सर आपके वोट प्रतिशतों को देखते हुए तो लगता है कि अल्पसंख्यक ने तो आपको वोट दिए ही हैं, इसके अलावा अन्य समुदाय ने भी आपको वोट दिए हैं, इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? मुझे 36 कौम के लोगों के वोट मिले हैं। मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि मेरे को आदमी ने, जनता ने सांप्रदायिकता से, जातिवाद से, हर बातों से ऊपर उठ के मेरे को वोट दिया, मुझे गले लगाया। मैं जितना दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। रवि नैयर जी ने आपको गायों को लेकर आप पे आरोप लगाया था, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में आरोप लगाया, आरोप निराधार साबित हुआ और मेरी छवि को इससे बहुत नुकसान हुआ, तो मैं इसमें लीगल ओपिनियन ले रहा हूँ, और क्या लीगलिटी सामने आती है उसके बाद कोई हम इस पे एक्शन लेने की बात करेंगे। सर बाबूलाल नागर ने अपनी हार का कारण पायलट को बताया है, कहाँ तक ये सही साबित होता है? बाबूलाल नागर को ज़्यादा आइडिया होगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का, मुझे तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का आइडिया है नहीं, तो
वो जो कमेंट कर रहे हैं वो किस आधार पे कर रहे हैं तो वही जाने। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि आप जब जीतो तो जीत का सेहरा खुद बन जाए और हारो तो किसी और के माथे पे आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी को सबको मिलजुल के एक प्लेटफॉर्म पे राजनीति करनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि हम कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जब इलेक्शन लड़ते हैं तो हमें 36 कौम को साथ लेके चलना पड़ता है और 36 कौम की राजनीति करनी पड़ती है। तो किसी पर्टिकुलर नुकसान से नुकसान नहीं होता है, आदमी को ओवरऑल समझना चाहिए। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि हमारी कुछ सीटें घटी, इससे हम सत्ता से बाहर हो गए, लेकिन वर्स्ट परफॉर्मेंस इसको नहीं कह सकते हैं। एक पूरे नॉर्दर्न इंडिया में एक आंधी सी आई और वो उसमें छत्तीसगढ़ भी बह गया, उसमें मध्य प्रदेश भी बह गया, उसमें राजस्थान भी बह गया। लेकिन जो स्टेट जीते हुए बता रहे थे, तमाम सर्वे राजस्थान से बेटर बता रहे थे, उन सर्वे में राजस्थान फिर भी ठीक रहा और उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो ऐसा प्रेडिक्शंस के समय होता है। बैठ के मंथन करेंगे, गलतियों को रियलाइज़ करेंगे, फिर से ठीक करने की कोशिश करेंगे। रहेगा नर तो फिर बनाएगा घर, तो असेंबली घर न बना तो पार्लियामेंट में कोशिश करेंगे घर बनाए और एक सकारात्मक राजनीति के साथ एमपी का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से सांप्रदायिक ताकतें बढ़ती जा रही है, उनसे कैसे लड़ना है, इस पे चिंतन मनन करके, इस पे मंथन करके इनसे लड़ने की रणनीति भी बनाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। सर, कुछ स्थानों पे बड़े चेहरों को हार का सामना देखना पड़ा, काफ़ी कुछ रणनीति उन्होंने बना रखी थी, क्या कुछ कारण रहे? क्या कांग्रेस के प्रचार प्रसार में इस बार कमी रह गई? कांग्रेस से ज़्यादा बड़े लीडर चुनाव हारे वो बीजेपी में हारे। सतीश पूनिया जी हार गए, राजेंद्र राठौड़ जी हार गए, ऑफ कोर्स हमारे भी लीडर्स कुछ हार गए। जनता की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है और हमें बढ़ी हुई एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना है। राजस्थान का प्रेसिडेंस है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लेकिन हम सोच रहे थे इस बार प्रेसिडेंस टूटेगा और हम एक बदलाव राजस्थान में होगा। सत्ता का बदलाव नहीं होगा, प्रेसिडेंस का बदलाव होगा, ऐसा हम समझते थे। उसमें हम अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं हो पाए। हमारी फिर से कोशिश है कि हम दोबारा कैसे इलेक्शन जीतें और लोकसभा में अपनी गलतियों का खामियाजा लोकसभा में हम उसको पूर्ण रूप से ठीक करें और लोकसभा में अपना मत प्रतिशत बढ़ाएं और सीटें बढ़ाएं। और एक बात और है कि जब विधानसभा और लोकसभा का कंपैरिजन करते हैं तो मैं समझता हूं कि अब हम जितनी भी खामियां हमसे हुई है असेंबली इलेक्शन में, उन पे चिंतन मनन करके हम लोकसभा में उसको सही करने की कोशिश करेंगे। सर, अब लोकसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो कांग्रेस क्या कुछ खास करने वाली है? क्या पीएम मोदी के सामने कोई नया चेहरा आने वाला है, और अगर वो आता है तो क्या वो जीत हासिल कर पाएगा? देखिए, ये बहुत अर्ली है इस बात को कहना, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि जैसा समय अब था अभी, और हम ऐसा लगता था हमें कि हम 3 स्टेट जीतेंगे, इनमें से हम 4 स्टेटों में हमें उम्मीद थी। तेलंगाना हम जीत पाए और हम राजस्थान और छत्तीसगढ़ हमारी खो गई, लेकिन मत प्रतिशत का कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। राजस्थान में हम 2% से पीछे हैं और सिमिलरली हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी कोई मत प्रतिशत बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम फिर से कैसे कामयाब हो, इस पे काम किया जाएगा। कल बैठक बुलाई है, इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है? और एक क्वेश्चन ये भी है कि अब क्योंकि भाजपा सरकार आ गई है और आपने हमेशा जनता के लिए काम किया है, तो क्या इस बार कुछ खास रहेगा? कल को ये ना हो कि जीतने के बाद विधायक ने काम नहीं करा या भाजपा सरकार ने मौका नहीं दिया। अगर काम करने वाला आदमी हो तो बंदिशें लागू नहीं होती, काम करेंगे। काम कहीं नहीं होगा तो उसके लिए वॉइस उठाएंगे, विधानसभा में उठाएंगे, सड़कों पे उठाएंगे। फिर से संघर्ष का समय है, संघर्ष करेंगे आम आदमी के लिए, जनता के लिए, और इश्यूज को लेके जाएंगे और आम पब्लिक के काम कराएंगे।
तो ये थे हमारे साथ रफ़ीक खान जी, जिन्होंने पिछली बार भी जीत हासिल करी और इस बार भी भारी मतों से जीत हासिल करी है, जिनका कहना यह भी है कि अभी भी मैं काम करूंगा, भले ही भाजपा सरकार मेरे साथ हो या ना हो, लेकिन मैं जनता के लिए हूं और जनता के लिए काम करूंगा। कल की मीटिंग में क्या कुछ खास रहने वाला है, ये कल ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मैं शिवानी शर्मा, नव तेज टीवी, जयपुर। उधर सांगानेर से बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक भजनलाल शर्मा ने अपनी पार्टी कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ भजनलाल शर्मा का जोरदार स्वागत किया। भजनलाल शर्मा ने अपनी जीत का श्रेय पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्टी हाईकमान को दिया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर प्रहार किया। नवतेज टीवी के साथ भजनलाल शर्मा ने खास बातचीत की। हमें मौजूद है सर, क्या कहना चाहेंगे इस जीत पर क्या कहना चाहेंगे? जीत पर मुझे तो मेरी सांगानेर की जनता जनार्दन को नमन करता हूं और उनमें तमाम मेरे कार्यकर्ता, नए पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता, उनको नमन करता हूं। मैं उस विचार को नमन करता हूं जिसने सांगानेर को एक अजय गढ़ बनाया है और उन्होंने अजय गढ़ को फिर से एक मजबूत बनाने का काम किया है। उन सभी तमाम कार्यकर्ताओं का मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कांग्रेस ने तमाम ये अफवाहें फैलाई कि बीजेपी आएगी तो तमाम जो योजना है वो बंद कर देगी, उस पर क्या कहेंगे? अरे योजना कोई है ही नहीं। आचार संहिता से 1 महीने पहले आप योजना लागू कर रहे हो। 4.5 साल पहले कहाँ गए थे? कौन सी आपकी योजना है? बजट में आपने कौन सा प्रावधान किया है? बजट में कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ योजनाओं को लिख करके जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। अरे जनता बहुत जानती है, जनता आपसे होशियार है श्रीमान गहलोत साहब। जनता आपसे ज़्यादा जानती है। जनता को पता है कि 4.5 साल 5 साल आपकी सरकार हो गए, जब गारंटी क्यों नहीं दी आपने, जब काम क्यों नहीं किया। आचार संहिता से 1.5 महीने पहले काम कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। अरे 5 साल पहले गारंटी देते, जनता के कुछ काम आती, कुछ काम करते। जब तो कुछ किया नहीं, जनता ने जवाब दे दिया ना, उखाड़ के फेंक दिया कांग्रेस को। तमाम आरोप कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सीएम के जो ओएसडी रह चुके हैं लोकेश शर्मा, उन्होंने अपनी ही सरकार पर और जिसके वो ओएसडी रहे उन पर आरोप लगा दिया। देखिए कांग्रेस की फितरत है, कांग्रेस में कोई रहना नहीं चाहता, कुछ की मजबूरी है। कांग्रेस एक डूबता जहाज है, आगे आगे देखना क्या होता है। कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो भी छोड़ के इधर उधर भागेंगे। ये कांग्रेस का कोई विजन नहीं है। कांग्रेस की ना नीयत है ना नीति है, कुछ नहीं है। आखिरी सवाल सर, सीएम पर क्या कहेंगे? देखिए वो केंद्रीय नेतृत्व का सवाल है। आपका भी नाम चल रहा है? नहीं, कहीं सवाल ही नहीं है ऐसा, कहीं कोई मतलब नहीं। ये थे हमारे साथ भजनलाल शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता ने एक बार फिर से मोदी जी के चेहरे पर कमल के निशान पर मोहर लगाकर सांगानेर सीट से उन्हें जिताकर भेजा है। और अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस सरकार के हर नेता, हर कार्यकर्ता, हर मंत्री ने जो आरोप बीजेपी ऊपर लगाए थे, उनका जवाब यहाँ पर जनता ने ही दे दिया है। हमें किसी भी प्रकार का कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है और आगे आने वाले समय में बीजेपी हर वो काम जनता के करेगी जिसकी जनता को ज़रूरत है। कांग्रेस ने तमाम जो हम कह सकते हैं जो धोखा इस पूरे 4.5-5 साल में जनता को दिया है, भले महिला अपराध का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर कांग्रेस ने जनता को भरमाने का काम किया है और उसी जनता ने आज कांग्रेस को जवाब देकर उसे चारों खाने शिकस्त दिलाई है, बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाई है। और अब आने वाले समय में जनता के तमाम वो काम है जिसके लिए जनता इंतज़ार कर रही थी, जिसके लिए जनता ने बीजेपी के सर पर जीत का ताज पहनाया है, बीजेपी आकर उसको उस काम को पूरा करेगी। आखिरी बात जो भजनलाल शर्मा जी ने कही सीएम फेस के ऊपर, उन्होंने कहा ये केंद्रीय आलाकमान का निर्णय है। और जब हमने उनसे पूछा कि आपका भी नाम रेस में चल रहा है तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है आलाकमान जो भी तय करेगा वो हर एक बीजेपी के पार्टी के कार्यकर्ता को मंजूर होगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। राजस्थान में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद मुख्यमंत्री पद पर सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली में बीजेपी आलाकमान राजस्थान के बीजेपी नेताओं के साथ लगातार मंथन कर रही है। वहीं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य अब्दुल कुद्दूस शेख ने वसुंधरा राजे को कमान सौंपने की बात कही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में सभी 25 जीतने के लिए राजे की भूमिका अहम है। नवतेज टीवी के साथ अब्दुल कुद्दूस शेख ने खास बातचीत की।
राजस्थान विधानसभा चुनावों के परिणाम आ चुके हैं और बीजेपी बहुमत से सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता इस समय दिल्ली में बैठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के साथ में बैठकों का दौर लगातार जारी है। और अब जो सबसे बड़ी चर्चा न सिर्फ राजस्थान में बल्कि कहीं ना कहीं पूरे देश में है कि राजस्थान से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हम इस समय प्रदेश बीजेपी कार्यालय में खड़े हैं और मेरे कैमरामैन को बोलूँगा ये तस्वीर वो दिखाएं। ये तस्वीर है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की, माता श्री विजय राजे सिंधिया की। विजय राजे सिंधिया के बारे में पार्टी कार्यालय लगभग सभी को पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक सदस्य हैं और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 2 बार वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और इस बार भी हालांकि सबकी अपनी अपनी हम कह सकते हैं कि चाह होती है, लेकिन जो निर्णय है भले ही मैडम वसुंधरा राजे की बात कर लें या तमाम जो नाम इस समय मुख्यमंत्री चेहरे के चल रहे हैं उनकी बात कर लें, सभी का कहना है कि पार्टी आलाकमान जो निश्चय करेगी वो हमें सहर्ष मंजूर होगा। हमारे साथ इस समय प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य अब्दुल जी मौजूद हैं। अब्दुल जी, आपका एक लंबा न सिर्फ राजनीतिक अनुभव रहा है बल्कि प्रशासनिक अनुभव भी रहा है। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, कई 7-8 नाम इस समय मुख्यमंत्री चेहरे के चल रहे हैं, उसमें जाहिर सी बात है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी नाम है, दिया कुमारी जी का भी नाम है, बालकनाथ जी का भी नाम है, अर्जुन राम मेघवाल जी का भी नाम है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, ओम बिड़ला जी हैं, अश्वनी वैष्णव जी हैं और कल ओम माथुर जी का भी नाम चला। क्या लगता है आपको, आपके अनुभव के हिसाब से, कि कौन हो सकता है बीजेपी का राजस्थान का मुख्यमंत्री का चेहरा? अनुभव के आधार पे 2 बार मुख्यमंत्री रही है वसुंधरा जी, विपक्ष की नेता भी रही हैं, केंद्र में मंत्री भी रही हैं, विदेश मंत्री भी रही हैं, विदेश राज्य मंत्री, कई पदों पे रही है, सांसद भी रही हैं। उनका अनुभव का लाभ पार्टी को मिले वसुंधरा जी के मुकाबले में, क्योंकि वसुंधरा जी मजबूत स्थिति में हैं, संगठन को साथ लेके चलती हैं, 36 कौम को साथ लेके चलती हैं, SC ST माइनॉरिटी सबको साथ लेके चलती हैं। और उनमें एक क्वालिटी ये है कि वो गरीबों की हमदर्द है, सभी समाज को साथ लेके चलती हैं, 36 कौम को साथ लेके चलती हैं। और मोदी जी को चाहिए कि इसमें हठ धर्मिता नहीं रखें कि मैं उसको बनाऊंगा, इसको बनाऊंगा। राजस्थान में जो है 25 ही सीटें अपन को लोकसभा की जीतनी है और 25 ही सीटें वसुंधरा के पहले भी वसुंधरा जी 25 सीटें लाके दी झोली में, मोदी जी के दोबारा भी 25 सीटें लाके दी और तिबारा भी 25 सीटें ही वसुंधरा जी ही ला सकती हैं। वो एक चमत्कारी महिला है। और आपने जो विधेयक लोकसभा में पास किया महिला आरक्षण का, मैं उसका तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं, लेकिन महिला शक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए आपको नरम रुख अपनाते हुए, पार्टी हित को ध्यान में रखते हुए, और इनकी माँ की बनाई हुई पार्टी है, 2 से आज चरम सीमा पर अपन हैं। आगे भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम 400 पार करेंगे, 24 में 400 पार करेंगे। जो 3 राज्यों में हमारी सरकार बनी है। मेरा निवेदन ये है कि आप इस पर अनुभव का मद्देनज़र रखते हुए निर्णय करें, जल्दबाजी में निर्णय नहीं करें जिससे बाद में पछताना पड़े, ऐसा काम नहीं करें। अब्दुल जी, एक सवाल आपसे है, आप जिस समुदाय से आते हैं, कांग्रेस लगातार बीजेपी के ऊपर आरोप लगाती रह रही है कि अल्पसंख्यक समुदाय को बीजेपी तरजीह नहीं देती है। एक भी चेहरा बीजेपी ने इस विधानसभा चुनाव के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय का नहीं उतारा। क्या लगता है आपको इस बारे में? अल्पसंख्यकों में काबिल लोग मौजूद हैं। जैसे ST का एक बंदा आया था, 20 दिन में आया और 21वें दिन उसको विधानसभा का टिकट दे दिया। अल्पसंख्यकों में पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, उसको पार्टी को जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनको साथ दे करके चलना चाहिए। अभी पार्टी ने ना तो राज्यसभा में है, ना लोकसभा में है, ना विधानसभाओं में है। ये इसमें परिवर्तन लाना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो माइनॉरिटीज़ को नज़रअंदाज करना ये एक बहुत बड़ी भूल है। इसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। लचीला रुख अपनाना चाहिए, हठ धर्मिता नहीं चलती। राजनीति है, लोकतंत्र है। एक वोट की कीमत है। एक वोट से CP जोशी हार गया था। CP जोशी जो है 1 वोट से हारा था खाली, और मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। और ये वाजपेयी साहब की 13 दिन की सरकार, 13 महीने की सरकार फेल हो गई थी। इसको भी मद्देनजर रखें।
थे हमारे साथ अब्दुल जी, इनका साफ तौर पर कहना है इस समय प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, लंबा एक इनका अनुभव रहा है प्रशासनिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर। मुख्यमंत्री चेहरे के नाम के सवाल पर इनका साफ तौर पर कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और अल्पसंख्यक समुदाय को तरजीह देने के जो आरोप कांग्रेस लगाती हुई आई है बीजेपी के ऊपर, कहीं ना कहीं अब्दुल जी का कहना है कि मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा है, तो वहाँ पर एक एक वोट कीमती है, एक एक समुदाय कीमती है। और भी जानेंगे, और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मेरा निवेदन ये है कि जैसे अल्पसंख्यक समुदाय को जोड़ने के लिए अगर कोई पार्टी मेरे को जिम्मेदारी देती है तो मैं सबको, मुस्लिम समुदाय को जोड़ने का प्रयास करूँगा। मैं जोड़ने में विश्वास करता हूँ, दिल तोड़ने में विश्वास नहीं करता। और दिल जोड़ेंगे, दिल से दिल जुड़ेगा, देश जुड़ेगा, आगे बढ़ेगा। इसी तरीके से बेरोजगारी ख़त्म करना है आपको तो सब बिना ब्याज के लोन और केंद्रीय कर्मचारी या स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारी की गारंटर पे आप लोन दीजिए और उसको बेरोजगारी को ख़त्म करने का एक ही विकल्प है कि आप एनर्जिन को इनको कुटीर उद्योग लगाइए, मिलके समूह के रूप में कुटीर उद्योग लगाइए, बिना ब्याज के लोन दीजिए। नहीं तो बैंक के लोन में आदमी जकड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है। बैंक गरीब जैसे महिला समूहों का आपने समूह तो बना दिए, लेकिन उनका शोषण कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर, जितने भी हैं प्राइवेट सेक्टर। और रोज़गार पे ध्यान दीजिए। गरीबी आज जीवन जी रहे हैं लोग, बहुत बुरी हालत है। आप ये 85 करोड़ लोगों को जो दान में जो दे रहे हैं फ्री में, इनको न दे करके इनको पैरों पे खड़ा करिए। मेन तो पैरों पे खड़ा होगा तो मजबूत देश जब मजबूत बनेगा, जब पैरों पे आप खड़ा करोगे। आप ऐसा मत करिए कि जो इनको दान दे रहे हैं, अरबों रुपया जो दान में जा रहा है वो बट्टे खाते जा रहा है साला। ऐसी नीति बनाइए और पूरे सुझाव लीजिए। आप पूरे देश के बुद्धिजीवी वर्ग से सुझाव लीजिए, सभी समाजों को साथ लेकर के चलिए, सभी समाजों से सुझाव लीजिए आप। बिल्कुल, ये हमारे साथ अब्दुल जी थे, इनका साफ तौर पर कहना है क्योंकि एक प्रशासनिक अनुभव इनका रह चुका है, इस वजह से भी इन्होंने ये चीज़ कही है कि जो फ्रीबीज़ की जो बात कई महीनों से राजनीति में उठाई जा रही है, इनका भी कहना है कि किसी को फ्री में ना देकर बल्कि उसको इस काबिल बनाए कि वो उस चीज़ को अर्न कर सके, उस चीज़ को वो खुद कमा सके। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि आलाकमान के साथ में मीटिंगों का दौर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा वो आने वाले कुछ समय में वो भी तय हो जाएगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। बढ़ेगा आगे, मांडल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उदयलाल भडाना ने भारी मतों से जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अहंकार उसे ले डूबा। कांग्रेस के शासनकाल में मौजूद भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और महंगाई जैसे मुद्दों के लिए जनता ने कांग्रेस को जड़ से उखाड़ने का फैसला किया है और पीएम मोदी की कल्याणकारी नीतियों पर भरोसा जताते हुए जनता ने बीजेपी को भारी मतों से विजयी बनाया। इसी पर हमारे संवाददाता उमंग माथुर ने उदयलाल भडाना से खास बातचीत की। राजस्थान विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित हो चुके हैं और अब जो चर्चा पूरे देश में और विशेष तौर पे राजस्थान में चल रही है वो सीएम फेस को लेकर चल रही है। मीटिंगों के दौर लगातार जारी है, लेकिन कई जो प्रत्याशी हैं जिनकी प्रमुख भूमिका रही राजस्थान में बीजेपी को विजयी दिलाने में, उनमें से एक हमारे साथ में मांडल भीलवाड़ा से उदयलाल जी, जो रामलाल जाट को जो शिकस्त देकर आए हैं। उदयलाल जी, कैसा रहा जीत का ये सफ़र? मांडल विधानसभा जो हमारे भीलवाड़ा के अंदर मांडल विधानसभा है, उसके अंदर जो नौजवान और युवा कार्यकर्ता हैं उन्होंने बिल्कुल जोश और उमंग के साथ, तत्परता के साथ ये चुनाव लड़ा और हमारे जो सीनियर लीडर हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उन सब का बड़ा सहयोग रहा। और मांडल विधानसभा क्षेत्र की एक आम जनता अपने आप में, हर आदमी उदयलाल भडाना बन के चुनाव लड़ रही थी। और कांग्रेस की जो भ्रष्टाचारी सरकार थी पिछले 5 साल में, उन्होंने जो सनातन पर चोट करने का काम किया, उस चोट का बदला लिया। और जो उन्होंने अहंकार, अत्याचार, लड़ाने का, बजरी माफी, जो गुंडागर्दी की, उसको उखाड़ फेंकने का निर्णय किया। और मोदी जी की जो कल्याणकारी नीतियां, उनको हम धरातल पर लेके गए, लोगों को समझाया, उन लोगों को उसका फ़ायदा भी पहुंचाया। सारे मोदी जी के जो नीतियों के बारे में बताया। मोदी जी पे विश्वास करके जनता ने बीजेपी को वोट दिया है। केवल कमल का फूल और मोदी जी को देख के उन्होंने वोट दिया। आपके विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें, भीलवाड़ा में वो आता है, तो आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ वो प्रमुख समस्याएँ थीं जिन्हें अब आप जीत कर दूर करेंगे? समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं और सोल्व है नहीं। अभी जैसे हमारे देवगढ़ से हरिपुरा चौराहे एक जो हाईवे है, वो पहले कभी बीपी सिंह की जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका ससुराल था, वो रेलवे लाइन थी, उसको स्टेट रोड बना दिया। जो आए दिन बहुत एक्सीडेंट होता है, उसको हमारी पहली मांग ये रहेगी कि हम उसको 4 लेन में तब्दील करें, जिससे क्या बीच में बैरिकेड वो लग जाए, डिवाइडर, जिससे लोगों के एक्सीडेंट नहीं और मरे नहीं। करेड़ा के अंदर हम गर्ल्स कॉलेज
खुलवाने के प्रयास रहते हैं। मांडल जो हमारा बड़ा हेडक्वार्टर है वहाँ बॉयज़ कॉलेज खुलाने की कोशिश करेंगे। और एक जो हमारे मांडल विधानसभा क्षेत्र में जो ये टाइल्स उद्योग है उसका रॉ मटेरियल, कच्चा मटेरियल 99% हमारे वहीं से जाता है। जो उसको फेल्सपार क्वार्ट्स जो बोलते हैं वो हमारी विधानसभा से ही निकलता है, जो मोरबी में जाता है। अगर भाजपा की हम जो सरकार बनने की उनसे हम निवेदन करेंगे कि ये टाइल्स उद्योग यहाँ मांडल में स्थापित करें। गैस पाइपलाइन जो हमारे वहाँ आ चुकी है भिलवाड़ा में, उसकी एक लाइन यहाँ डालें। टाइल्स उद्योग अगर लगता है तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचेगा, उसकी 2 पैसे की बचत होगी। और मांडल विधानसभा के जो नौजवान हज़ारों की संख्या में लोग गुजरात में प्रवासी वहाँ व्यापार कर रहे हैं, उनको एक रोज़गार मिलेगा और अपना काम धंधा बढ़ेगा। अभी हमने प्रचार के दौरान वहाँ गुजरात गए थे, 3 दिन हमने वहाँ प्रचार किया। वहाँ से करीब 20 से 25 हज़ार लोग केवल वोट देने के लिए आए। ऐसे आए जैसे कि वो उत्साह दीपावली की तरह, एक त्यौहार की तरह, शादी ब्याह की तरह आते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के जो नौजवान बाहर व्यापार कर रहे हैं, रोज़गार कर रहे हैं, तो वो सब लोग यहीं करें। बहुत सारी समस्याएं हैं। और राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने हज़ारों बीघा ज़मीन को बेचने का काम किया, कब्जा किसी और का, अलॉटमेंट किसी और को कर दी, कब्जा किसी और का किसी रिश्तेदार को कर दी। जो भ्रष्टाचार किया करीब 20,000 करोड़ रुपए का। और बजरी जो है, बजरी उसमें कोई पर्ची, राजस्व की पर्ची नहीं कटती थी रवन्ने की, कच्ची पर्चियों पे एक ट्रैक्टर का 1,000 रुपये लेके 1500 तो डंपर और 5,000 ट्रैक्टर पर डे वो हमारे बनास और कोठारी से निकाल के रॉयल्टी वसूलते हैं। परसों के दिन हमारे एक बच्चे की ये अवैध वसूली से मौत हो गई। फिर हमने वहाँ कुछ करके उनकी मदद करवाई, लेकिन वो दादागिरी गुंडागर्दी करके ये जो कर रखा था, कांग्रेस से त्रस्त होकर जनता ने कांग्रेस की सरकार को, राजस्व मंत्री को उखाड़ के फेंका। ज़मीनें ऐसे बेची उन्होंने जैसे कि अपना कोई प्लॉट होता है उसको सही पत्री लेके बेच देते हैं। चारागार बिला नाम को हज़ारों बीघा ज़मीन को उन्होंने बेच के, तो जनता ने कहा भाई हमारी गौ माता कहाँ चलेगी, इसलिए उसको उखाड़ के फेंक दिया। उदयलाल जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब जो मंथन जो चल रहा है, चर्चा जो चल रही है, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चल रही है। आपकी कोई पर्सनल चॉइस? मेरी पर्सनल चॉइस नरेंद्र मोदी, कमल का फूल। जिसके सर पर हाथ रखेंगे वो सीएम रहेंगे। हम ये चाहते हैं कि जो एक नॉर्मल व्यक्ति हो और जो सबको साथ लेकर चले, मिलजुल कर चलें। बाकी मोदी जी जिसके चेहरे पर हाथ रखेंगे वो हमारा मुख्यमंत्री रहेगा। सुंदरा जी के नाम पे क्या? इतनी हमारी वो औकात नहीं है हम किसी का नाम लें। हमारा काम है कमल का फूल। हम ही चंद्रशेखर जी भाई साहब से मिलकर के आए, हम लोग 2 घंटे से वहीं थे। आला कमान हमारा जो भी तय करेगा, हमारा केंद्रीय नेतृत्व, उसके हम साथ में रहेंगे, पार्टी के साथ में। हम किसी एक का नाम लेके पार्टी जो तय करेगी पार्टी के साथ में। ये थे हमारे साथ उदयलाल जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि मांडल भीलवाड़ा में रामलाल जाट ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की राजनीति वहां पर कर रखी थी, उस राजनीति से त्रस्त होकर जनता ने इन्हें जिताया है। और अब जो भी समस्याएं इनके विधानसभा क्षेत्र में थी, उन तमाम समस्याओं को ये दूर करेंगे। और मुख्यमंत्री के सवाल पर इन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि पार्टी आलाकमान जो तय करेगी उसके साथ, उसके नेतृत्व में ही हम काम करेंगे और हमारे विधानसभा क्षेत्र में विकास की एक नई बयार बहाएंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। उधर बीजेपी प्रत्याशी लाला राम बैरवा ने शाहपुरा भीलवाड़ा क्षेत्र में बीजेपी का कमल खिलाने का काम किया है। तकरीबन 60,000 वोटों से जीतकर बीजेपी का कमल खिलाने वाले लाला राम ने इस जीत को जनता की जीत बताया है। साथ उन्होंने इस विजय को पीएम मोदी के विजन की बात कही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जीत के बाद उनका पहला काम होगा कि जो युवा रोजगार के लिए बाहर जाते हैं उनके लिए यहीं पर रोजगार मुहैया कराया जाए। इसके साथ ही शिक्षा और विकास को लेकर काम किया जाएगा ताकि जनमानस का विकास करके उनके जीवन को विकसित परिपाटी दी जाए। इसी बात पर हमारे संवाददाता उमंग माथुर ने लाला राम बैरवा से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। लाला राम बैरवा जी हमारे साथ हैं। शाहपुरा वेनाडा सीट से इन्होंने बीजेपी के कमल के निशान को आगे बढ़ाते हुए करीब 60,000 वोटों के आसपास इन्होंने जीत दर्ज करी है। हालांकि जो हम कह सकते हैं कि दिग्गज चेहरा वहां पर मौजूद था जिसे बीजेपी से निष्कासित किया गया अनुशासन समिति की ओर से, कैलाश मेघवाल जी। जानेंगे इनसे। सर, सबसे पहले तो जीत की बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। 60,000 वोटों से जीत आपने दर्ज करी है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये जो जीत है ये जनता की और कार्यकर्ताओं की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है। और जो नरेंद्र भाई मोदी हमारे केंद्र में जो सरकार चला रहे हैं, जिस विज़न को लेकर वो चल रहे हैं, ये जीत उनकी है। हमने तो हमारा काम किया है, जनता के बीच में हमने विश्वास जताया नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का, उसकी हमारे को जीत मिली है।
कैलाश मेघवाल जी का जिक्र करना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पार्टी के दिग्गज चेहरे हैं। आपने भी कई मरतबा बोला है कि मेरे गुरु के रूप में या मेरे आदरणीय के रूप में वो हैं, लेकिन आपके मुकाबले में वो खड़े थे। चुनाव के समय या चुनाव से पहले बातचीत आपकी होती होगी, उस समय क्या कुछ माहौल था? चुनाव से पहले मैं 1 to 1 मेघवाल जी के पास में मेरा जाना होता था, उनसे मिलना भी होता था और उनके जीवन से हमने राजनीति में कई चीज़ें सीखी भी है कि किस प्रकार से बोल्डनेस रखनी है, एक्टिव निर्णय लेने हैं और निरंतर कार्य कैसे करते रहना। हमने कई चीज़ें उनसे हम सीखते भी थे। और जब मेरे शाहपुरा मैंने अपना विधानसभा क्षेत्र चुना तो वो एक बार तो बहुत से नाराज़ भी हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई चलो सबको अपना अपना प्रयास करना चाहिए और उन्होंने कहा भी सही भाई करो प्रयास, टिकट मिलेगा तो ठीक है आप करना, मैं भी आपकी मदद करूंगा। उस समय तक बिल्कुल ऐसा था। लास्ट में जब टिकट फाइनल हुआ, पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया तो फिर उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया और फिर वो बागी के रूप में आए। आशीर्वाद लेने गए थे उनसे? आशीर्वाद लेने भी गया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि भाई ये आशीर्वाद केवल मेरे लिए है, मैं खुद चुनाव लड़ूंगा। लाला राम जी, आपसे जानना चाहेंगे, शाहपुरा बिनाड़ा से आप जीत कर आए हैं, तो क्या कुछ वो प्रमुख समस्याएं थी जिससे वहाँ की जनता परेशान थी और आपको जिता कर भेजा है? देखो वहाँ पे सबसे बड़ा तो रोज़गार की जो कमी है वो हमारा वहाँ का शाहपुरा की जनता का युवा और वहाँ की जनता अधिकतर बाहर रोज़गार के लिए जाती है। इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं है, एजुकेशन डेवलप नहीं है और वहाँ रोज़गार के साधन कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है। तो हमने उन चीज़ों को मैं 1.5 साल से वहाँ लगातार काम कर रहा था, तो हमारे ध्यान में आया तो मैंने उन मुद्दों को लेकर मैं चला कि हम एजुकेशन का हब बनाएंगे और युवाओं को रोज़गार देंगे। और यहाँ पे रियासतों के समय से ये शाहपुरा ज़िला रहा है तो हमने देखा यहाँ के पर्यटक स्थलों को डेवलप किया जाए जिससे शाहपुरा की जनता को भी लाभ मिले और रोज़गार मिले। अब मंथन अब मुख्यमंत्री के नामों को लेकर चल रहा है, कई प्रकार के नाम हम कह सकते हैं राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक कयासों के माध्यम से आ रहे हैं। आपका पर्सनल फेवरेट कौन है? नहीं, हमारा पर्सनल फेवरेट हमारी भारतीय जनता पार्टी है, कमल का फूल है। जो भी नेता जो आएगा, हमारे जो भी आला कमान जो भेजेंगे वो हमारा पर्सनल होगा। ये थे हमारे साथ लाला राम बैरवा जी, जिन्होंने हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े वोटों के अंतर से इन्होंने जीत दर्ज करी है। कैलाश मेघवाल निर्दलीय के रूप में इनके मुकाबले में थे, लेकिन उनको भी इन्होंने हराया। हालांकि इनके आदरणीय रह चुके हैं आशीर्वाद लेने, जब उनके पास में गए थे इन्होंने कहा था कि आशीर्वाद मेरा सिर्फ मेरे लिए है, आप अपनी लड़ाई लड़िए। लेकिन इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ते हुए शाहपुरा के बेनाड़, शाहपुरा के जो स्थानीय जो मुद्दे रहे, उन स्थानीय मुद्दों को लेकर 1.5 साल से इन्होंने मेहनत करी। पार्टी ने इन्हें टिकट दिया और पार्टी के इस निर्णय को इन्होंने सही साबित करते हुए करीब 60,000 वोटों से जीत दर्ज करी। और अब आगे इनका कहना है कि शाहपुरा बिनार में जो भी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को लेकर वहां की जनता ने इन पर विश्वास जताया है, उसे ये बहुत जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। भले ही फिर वो एजुकेशन का मुद्दा हो या सड़क, पानी, बिजली का मुद्दा, उन तमाम मुद्दों पर ये लगातार काम करते आ रहे हैं। अब इन्हीं मुद्दों को सुलझाने की और ये लगातार प्रयासरत रहेंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। बचपन से हम सभी ये बात जरूर सुनते आए हैं कि हर एक वोट की कीमत बहुत ज्यादा होती है। प्रत्येक मतदाता का एक एक वोट बहुत ही ज्यादा मूल्यवान होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जयपुर के महत्वपूर्ण सीटों के प्रति वोट मूल्यांकन, जो आपको ये जानने में मदद करेगा कि प्रत्याशी को अपने एक वोट तक पहुंचने के लिए कितना खर्च करना पड़ता है। राजस्थान विधानसभा के नतीजे कल जारी हो गए। जहां एक ओर कांग्रेस का दावा था कि रिवाज बदल जाएगा, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने राज बदलने की बात जाहिर की थी। राजस्थान की जनता ने इस राज बनाम रिवाज के द्वंद्व में राज का साथ छोड़ दिया, रिवाज का दामन थामकर बीजेपी को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा दिया। राजस्थान विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने 40 लाख की सीमा निर्धारित की थी और इसको ध्यान में रखते हुए सभी प्रत्याशियों ने उसी आधार पर अपना बजट खर्च किया है। बात की जाए अगर जयपुर के विधानसभा सीटों की, तो अधिकांश प्रत्याशियों ने अपना खर्च
10 लाख से कम ही दर्शाया है। प्रत्याशियों के इस खर्चे में 4 से 5 लाख तक का खर्चा चाय नाश्ते पर किया गया और शेष 3 से 5 लाख का खर्च गाड़ियों, विज्ञापनों और अन्य प्रचारों पर किया गया है। चलिए अब आपको विधानसभा वार ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि अपने वोटर तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की। विद्याधर नगर विधानसभा सीट, प्रत्याशी दिया कुमारी बीजेपी, कुल मत प्राप्त किए 1,58,516। चुनाव प्रचार में कुल खर्च 8.20 लाख। अपने एक वोटर तक पहुंचने में खर्च किए 5.17 रुपए लगभग। प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल कांग्रेस, कुल मत प्राप्त किए 87,148। चुनाव प्रचार में कुल खर्च 5.27 लाख। अपने एक वोटर तक पहुंचने में खर्च किए 6.04 रुपए लगभग। झोटवाड़ा विधानसभा सीट, बीजेपी प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौर, कुल मत प्राप्त किए 1,47,913। चुनाव प्रचार में कुल खर्च 8.44 लाख। अपने एक वोटर तक पहुंचने में खर्च किए 5.70 रुपए लगभग। कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक चौधरी, कुल मत प्राप्त किए 97,746। चुनाव प्रचार में कुल खर्च 10.64 लाख। अपने एक वोटर तक पहुंचने में खर्च किए 10.88 रुपए लगभग। आमेर विधानसभा सीट, बीजेपी प्रत्याशी सतीश पुनिया, कुल मत प्राप्त किए 99,822। चुनाव प्रचार में कुल खर्च 7.58 लाख। अपने एक वोटर तक पहुंचने में खर्च किए 7.59 रुपए लगभग। कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत शर्मा, कुल मत प्राप्त किए 1,08,914। चुनाव प्रचार में कुल खर्च 9.06 लाख। अपने एक वोटर तक पहुंचने में खर्च किया 8.31 रुपए लगभग। हवा महल विधानसभा सीट, बीजेपी प्रत्याशी बाल मुकुंद आचार्य, कुल मत प्राप्त किए 95,979। चुनाव प्रचार में कुल खर्च 6.88 लाख। अपने एक वोटर तक पहुंचने में खर्च किए 7.16 रुपए लगभग। कांग्रेस प्रत्याशी आर तिवारी, कुल मत प्राप्त किए 95,015। चुनाव प्रचार में कुल खर्च 8.69 लाख। अपने एक वोटर तक पहुंचने में खर्च किए 9.14 रुपए लगभग। सांगनेर विधानसभा सीट, प्रत्याशी भजनलाल शर्मा बीजेपी की, कुल मत प्राप्त किए 14,05,162। चुनाव प्रचार में कुल खर्च 26 लाख। अपने एक वोटर तक पहुंचने में खर्च किए 17.91 रुपए लगभग। कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज, कुल मत प्राप्त किए 97,081। चुनाव प्रचार में कुल खर्च 20.49 लाख। अपने एक वोटर तक पहुंचने में खर्च किए 21.10 रुपए लगभग। मालवीय नगर विधानसभा सीट, प्रत्याशी कालीचरण सराफ, कुल मत प्राप्त किए 92,506। चुनाव प्रचार में कुल खर्च 10.28 लाख। अपने एक वोटर तक पहुंचने में खर्च किए 11.11 रुपए लगभग। कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना शर्मा, कुल मत प्राप्त किए 57,012। चुनाव प्रचार में कुल खर्च 12.73 लाख। अपने एक वोटर तक पहुंचने में खर्च किए 22.32 रुपए लगभग। बीजेपी प्रत्याशी चंद्र मनोहर बटवाड़ा, कुल मत प्राप्त किए 69,555। चुनाव प्रचार में कुल खर्च 3.36 लाख। अपने एक वोटर तक पहुंचने में खर्च किए 4.83 रुपए लगभग। कांग्रेस प्रत्याशी अमीन कागजी, कुल मत प्राप्त किए 76,611। चुनाव प्रचार में कुल खर्च 6.61 लाख। अपने एक वोटर तक पहुंचने में खर्च किए 8.62 रुपए लगभग। आदर्श नगर विधानसभा सीट, बीजेपी प्रत्याशी रवि नैयर, कुल मत प्राप्त किए 79,348। चुनाव प्रचार में कुल खर्च 19.71 लाख। अपने एक वोटर तक पहुंचने में खर्च किए 22.05 रुपए लगभग। कांग्रेस प्रत्याशी रफीक खान, कुल मत प्राप्त किए 10,000। कुल मत प्राप्त किए 1,03,421। चुनाव प्रचार में कुल खर्च 10 लाख। अपने एक वोटर तक पहुंचने में खर्च किए 9.66 रुपए लगभग। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। चलिए बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।